कहाँ तक पढ़े थे? रेडिएंट एनर्जी बता दिए थे क्या? रेडिएंट एनर्जी नहीं बताए थे? स्टीफन लॉ पढ़ लिए थे। लिखना लिखना फॉर जनरल बॉडी, फॉर जनरल बॉडी, नहीं हेडिंग नहीं है। हाँ वो जो फार्मूला लिखे हो उसी के आगे है, फॉर जनरल बॉडी। लिखे फॉर जनरल बॉडी स्मॉल ई इक्वल टू क्या होता है? और जब इसको हटाएंगे तो ई इक्वल टू आता है स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई वेयर, हिंदी में तुम लोग क्या लिखोगे? सामान्य वस्तु के लिए, वेयर स्मॉल ई। आ लिख दिए। क्या सेकेंड वाला? सिग्मा, उसके बाद टी की पावर 4। अरे ये बताए थे ना तुम लोगों को कि E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ पे क्या है? स्मॉल ई और ये बड़ा ई, इसको हटा करके क्या लिख दिया? सिग्मा टी की पावर 4। कौन, ये या ये? ये थर्ड टाइप की ई मान लो। हाँ वो बता रहे हैं ना, पिसान काय हो रहे हो? स्मॉल ई का तो मतलब बता दिए हैं शायद, कि नहीं बताए हैं? बताए हूँ। देखना स्मॉल ई जो ये वाला है, इस ई का मतलब इमिसिव पावर, बताए थे तुम लोगों जी। इमिसिव पावर E इज इक्वल टू Q बाई AT। स्मॉल ई इज इक्वल टू इमिसिव पावर, हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जन शक्ति। क्या क्या क्या? इमिसिव पावर। और उसके पहले ये तुम्हें पढ़ाए थे स्मॉल ई इज इक्वल टू Q बाई AT। रात भर तो भजन कीर्तन करती हो तुम। लिखे उसके नीचे लिखना ये वाला जो ई है इसके लिए, इसके लिए लिखना एनर्जी इमिट, एनर्जी इमिट। अरे लिखो ना, पहले बता रहे हैं ना। एनर्जी इमिट पर सेकेंड पर एरिया, एनर्जी इमिट पर सेकेंड पर एरिया, हिंदी में क्या बोलोगे?
प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति समय उत्सर्जन क्षमता, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति समय उत्सर्जन क्षमता। लिखे। उसके बाद नीचे लिखना रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। हाँ, क्या कैपिटल ही? नहीं, स्मॉल ही है। रेडिएंट एनर्जी हिंदी में क्या बोलोगे? क्या लिखा दिए हैं? विकिरण ऊर्जा, हेडिंग रेडिएंट एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। ब्रैकेट में लिखना स्मॉल ई। हाँ, अरे ये ही स्मॉल ही। रेडिएंट एनर्जी हिंदी में बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। रिप्रेजेंट किससे करोगे? स्मॉल ई से। लिखना इफ टेम्परेचर एनर्जी इज कैपिटल क्यू, इफ टेम्परेचर एनर्जी इज कैपिटल क्यू देन, इफ टेम्परेचर एनर्जी इज कैपिटल क्यू देन, हिंदी में लिखना यदि उष्मीय ऊर्जा, यदि उष्मीय ऊर्जा कैपिटल क्यू है तब, यदि उष्मीय ऊर्जा कैपिटल क्यू है तब। तो अभी जो बताए थे वही E इक्वल टू क्या होगा? Q बाई ए टी। Q क्या है? थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर एनर्जी। ए क्या है? एरिया। टी क्या है? टाइम। ई क्या है? इमिसिव पावर। पता है या बता दें? हाँ, अभी चेंज होगा। पिसान काहे हो रहे हो? लिखे। पानी पी लो। लिखे। अभी देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल ई इक्वल टू क्या लाए हैं? सिग्मा टी की पावर 4। ऐसा कुछ है तो इसको भी छाप दो। लिख लिए? दोनों का कंपैरिजन करोगे तो क्या आ जाएगा? Q बाई ए टी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ से Q क्या आ जाएगा? Q बाई टी इक्वल टू आ जाएगा ए स्मॉल ई सिग्मा टी की पावर 4। और Q बाई टी क्या होता है? पावर। P इज इक्वल टू Q बाई टी इक्वल टू ए एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास एनर्जी ये है और ये पावर। पावर क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम या वर्क डन बाई टाइम। तुम्हारे पास P का फार्मूला पावर। P क्या है यहाँ पर? P है पावर। हिंदी में क्या बोलते हो? शक्ति। P है पावर या हिंदी में बोलते हैं शक्ति।
लिखे, लिखे कि नहीं? लिखना आगे इफ, हाँ इसी के बाद आगे इफ इफ ऑब्जेक्ट इज, if object is capital T and if object is capital T and temperature of surrounding and temperature of surrounding is T नॉट, ऐसे लिखना T नॉट, ये T ये 0, temperature of surrounding is T नॉट, then by Stephen's law, then by Stephen's law, हिंदी वाले लिखेंगे यदि वस्तु का ताप कैपिटल टी, यदि वस्तु का ताप कैपिटल टी तथा आसपास के वातावरण का तापमान, तथा आसपास के वातावरण का तापमान टी नॉट, कैपिटल टी नॉट, तथा आसपास के वातावरण का तापमान टी नॉट है तो स्टीफन के नियमानुसार, स्टीफन के नियमानुसार डैश कर दो। और देखना स्टीफन का जो लॉ था वो क्या था, E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो हमारे पास अभी यहाँ पे एक है टेम्परेचर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का, और दूसरा टेम्परेचर किसका है, सराउंडिंग का, किसका है, सराउंडिंग का। तो फिर स्टीफन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा ही होता है। तो इसको छाप दो। यूनिट बताए थे ना स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा का, कि नहीं बताए थे? एमके एसआई और सीजीएस में जूल मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और टी की पावर -4 या केल्विन की पावर 4। फिर से निकाल देते हैं, लिख लिए। नीचे लिखना यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, हिंदी में स्टीफन नियतांक का मात्रक। क्या चीज, क्या है, थोड़ा तेज बोलो। एक टाइम में, हाँ हो जाएगा। लिखे क्या, यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखना सिग्मा। तो देखो सिग्मा का फार्मूला क्या है, सॉरी, E इक्वल टू है सिग्मा टी की पावर 4। तो यहां से सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बाई टी की पावर 4। E क्या है, इमिटिंग पावर पर सेकेंड, और E को हटा करके क्या लिख सकते हो तुम लोग, Q बाई ए टी की पावर 4। तो यहां से सिग्मा इक्वल क्या आ जाएगा, Q की यूनिट जूल, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड, केल्विन, अच्छा जूल है ना, तो केल्विन की पावर 4। ये किस में है, एसआई में। और अगर तुमसे किस में पूछ दे, सीजीएस में, तो क्या हो जाएगा, कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, और इधर पे क्या हो जाएगा,
डिग्री सेंटीग्रेड की पावर 4। ये हो जाएगा CGS में। अच्छा, इतना हम बता दिए तो तुम लोग क्या इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो? इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे? पीछे ही देख के बता दो कम से कम। अरे बताए हैं तुम लोगों को डायमेंशन फार्मूला। नहीं बताए हैं? थीटा की पावर -4। तुम लोग देख के भी नहीं बताए, हमें बताना पड़ रहा है। पीछे बताए हैं, देख के बता दो। क्या कर पाओगे तुम लोग? लिख चुके? अगला डायमेंशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र। इसी से निकाल लो। जूल का क्या होता है? ml2 t की पावर -2 डिवाइड मीटर, यानी दूरी को किससे नापोगे? L से। तो कितना स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। सेकेंड मतलब T, केल्विन यानी थीटा की पावर 4। तो देखोगे L2 से L2 शहीद हो गया, ये दोनों वैल्यू ऊपर जाएंगी तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m t की पावर -2 t की पावर -1 थीटा की पावर -4। तो तुम्हें पता है पावर विल बी एड व्हेन, सॉरी, बेस इज सेम व्हेन पावर विल बी एड। तो इनका देखोगे तो पावर दोनों का क्या है? सॉरी, बेस दोनों का सेम है, t। तो पावर को जोड़ दो, -2 -1 कितना होगा? -3। तो यहाँ से आ जाएगा m t की पावर -3 थीटा की पावर -4। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला। लिख लिए? अगला हेडिंग डाल दो, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, हिंदी में बोलोगे विन का विस्थापन नियम। विन का विस्थापन नियम। ये जितना भी चीज पढ़ रहे हो, ये सब किस में पढ़ रहे हो? रेडिएशन में ही। विन डिस्प्लेसमेंट लॉ, हिंदी में क्या बोलोगे? विन का विस्थापन। ये तो जीतने वाला विन हो गया। यहाँ पे बीच में ई को डाल देते हैं, WIEN। अब सही है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, हिंदी में क्या बोलोगे? विन का विस्थापन नियम। लिख चुके? बोल दे। विन डिस्प्लेसमेंट लॉ या विन का विस्थापन नियम। तो लोग कुछ पीने खाने के लिए लेके आए हो कि नहीं घर से?
यही सब मुंह उठाए ना चल दिए। पिछलाई हो मिश्रा तो क्या खाओगी? लाई होती तो हमारा भी काम हो जाता, 2-3 रोटी हम भी हाथ साफ कर देते। हॉस्टल वाले तो ऐसे भी गरीब हैं, वो खुद दूसरे के यहाँ खाना खाते हैं, वो कहाँ से लाएंगे? लिखे, लिखना। लॉ क्या है इसका? हाँ, लिखना। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लेमडा एम। कैसे लिखोगे लेमडा एम? ऐसे। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लेमडा एम करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इज, टू मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, the absolute temperature capital T, the absolute temperature capital T of the body, absolute temperature capital T of the body, full stop। हिंदी वाले लिखे, हिंदी वाले इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कृष्ण पिंड से उत्सर्जित, इस नियम के अनुसार किसी कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य लेमडा एम, विकिरण की तरंग दैर्ध्य लेमडा एम, उसके परम ताप कैपिटल टी, उसके परम ताप कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लाइन छोड़ के लिखना, इससे सूर्य व तारों का ताप ज्ञात किया जा सकता है, इससे, इससे सूर्य व तारों का ताप ज्ञात किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार, क्या लिखे हो? इससे,
इससे सूर्य व तारों का ताप ज्ञात किया जा सकता है। इंग्लिश वाले लिखना, नियम लिख चुके हो ना तुम लोग? फुल स्टॉप के बाद एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना। The temperature of sun and stars. The temperature of sun and stars. The temperature of the sun and stars can be determined by Wien's displacement law. Wien displacement law. लिखे। तो देखना लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जब इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लेमडा एम इक्वल टू क्या आता है? पी बाई टी। पी क्या है? वेयर पी इक्वल टू विन कांस्टेंट। हिंदी में क्या लिखोगे? विन नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होगी? पी की वैल्यू होती है 2.88 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। ये किस में है? जूल में, सॉरी एसआई यूनिट में है। ये किस में है? एसआई यूनिट में। एम के मीटर केल्विन, या पूरा लिख लेना तुम लोग मीटर केल्विन। और अगर किस में पूछ दे? सीजीएस में, तो सीजीएस में बी की वैल्यू क्या होगी? 2.88 इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर केल्विन। ये किस में है? सीजीएस में। समझे? तुम्हारे एग्जाम में वैल्यू पूछ लेता है, पिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, या यूनिट ही पूछ लेगा। तो यूनिट क्या होगी? मीटर केल्विन या कि फिर सेंटीमीटर केल्विन। सेंटीमीटर में है ना जी, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं ना। फिर सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड। लिख चुके? लिखे कि नहीं? गुड मॉर्निंग। पीछे जग जाओ, सुबह हो गई है। जग गए? लिखना इफ। हाँ, 2 मिनट ले लीजिए। आप खाना खा के आई हैं? लिखना इफ टू बॉडी of temperature continuously, if two body is temperature continuously T1 and T2, T1 नहीं पूरा कैपिटल रहेगा, T1 and T2
continuously T1 and T2, then wavelength is lambda 1 and lambda 2. हिंदी में लिखना, यदि वस्तु का तापमान T1 व T2, यदि वस्तु का तापमान T1 व T2, यदि वस्तु का तापमान T1 व T2 तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 व लैम्डा 2, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 व लैम्डा 2 है, तब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/T। तो लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2/T1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2। समझ तो नहीं आया? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 के सामने कौन होगा, 2, और 2 के सामने 1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1 के सामने 1 होता है, 2 के सामने 2 होता है। समझे? तो इस नियम का 2-3 चीज तुम्हें याद रखना है। पहला क्या, पहला रूल क्या है कि अगर कोई बॉडी है तो अगर वो वेवलेंथ इमिट करती है तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T या लैम्डा इक्वल टू B/T। फिर दूसरा, B की वैल्यू और यूनिट। तीसरा, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज सूर्य यानी कि सन और स्टार्स, मून, इन सभी का टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हो। समझे? तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। लिखना, न्यूटन का शीतलन नियम। अगला इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन्स, या लिख दो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मन नहीं लग रहा है क्या? चाय वो पी के आओ, एक और पी लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हिंदी में क्या लिखोगे, न्यूटन का शीतलन नियम। लिखना, न्यूटन का शीतलन नियम या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। द रेट ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हीट इज, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हीट इज, किसके ख्याल में कोई वास्तुस लिखो, मन नहीं लग रहा है। द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हो गया, 10:30 बजे आ जाएंगी तुम्हारे करता धरता, पीछे बैठ जाना आराम से। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर between source and surrounding, between source and surrounding।
बिटवीन सोर्स एंड सराउंडिंग। हिंदी में लिखना, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा वातावरण, वस्तु तथा वातावरण, वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के तापांतर के समानुपाती होता है। तापांतर के समानुपाती होता है। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, वो हो गया, नियम उतना ही है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, नहीं इसी में चल रहा है अभी, क्या करें, थोड़ा तेज बोलो। रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हिंदी वाले लिखेंगे, शीतलन की दर, शीतलन की दर, समानुपाती का चिन्ह बनाना है, समानुपाती लिखना नहीं है ऐसे। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह बनाओ। हाँ क्या, हिंदी वालों के लिए है। शीतलन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह बनाओ। फिर लिखना, वस्तु व वातावरण, वस्तु व वातावरण, वस्तु व वातावरण के मध्य का तापांतर, के मध्य का तापांतर लिखे, डिब्बा में इसको पैक कर दो, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग। कर दिए पैक। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, लिखना, इफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ 2 सेकेंड ले लीजिए आप, मन नहीं लग रहा है तुम्हें, इसे सुननी नहीं देख रहे हो। अंशिका की याद आ रही है क्या? फिर कहाँ खोए हो तुम? लिखना, इफ एन ऑब्जेक्ट, आ जाएगी अभी 10-15 मिनट में। इफ एन ऑब्जेक्ट हैव टेम्परेचर, if an object have temperature, if an object have temperature T2, कैपिटल रहेगा ध्यान रखना, T2, losses its energy, losses its energy, हाँ losses its energy and losses its energy and losses its energy and after small t time, small t टाइम, ऐसे लिखना है, स्मॉल टी उसके बाद टाइम, स्मॉल टी टाइम
स्मॉल टी टाइम टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिकम्स T1 कैपिटल टी रहेगा T1 देन डैश कर दो हिंदी वाले लिखना यदि कोई वस्तु जिसका तापमान T2 है, उसके द्वारा स्मॉल टी समय में उष्मा हानि की जा रही है तो उसका तापमान T1 हो जाता है तब डैश कर दो लिखे उसके बाद आगे लिखना रेट ऑफ कूलिंग शीतलन की दर इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड T। हाँ, उसके बाद मीन टेम्परेचर माध्य तापमान इक्वल T1 प्लस T2 डिवाइड 2। किसी भी वैल्यू का मीन कैसे निकालते हो? जितना है उसको लिखते जाओ, डिवाइड में उसका नंबर। जैसे 2 टेम्परेचर तो T1 प्लस T2 डिवाइड 2। अगर 4 हो तो क्या लिखोगे? T1 T2 T3 T4 डिवाइड 4। तो रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर 2 क्या है? ज्यादा है, जिससे हीट लॉस हो रही है, और हीट लॉस होने के बाद जो टेम्परेचर बचा वो कितना बचा? T1। कितने टाइम में हो रहा है? स्मॉल टी टाइम में हीट का लॉस हो रहा है। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 डिवाइड T। लिखे उसके बाद लिखना इफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर if the temperature of the atmosphere is T, capital T, then the difference between object and atmospheric
ऑब्जेक्ट एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हिंदी वाले लिखना टेम्परेचर, हिंदी वाले लिखना यदि वातावरण का तापमान कैपिटल टी है, यदि वातावरण का तापमान कैपिटल टी है, यदि वातावरण का तापमान कैपिटल टी है, तब यदि वातावरण का तापमान कैपिटल टी है, तब वस्तु व वातावरण, वस्तु व वातावरण के मध्य, वस्तु व वातावरण के मध्य का तापांतर, का तापांतर लिखे। उसके बाद लिखना टी मीन, टी मीन इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइड 2 माइनस T का चीज मीन टेम्परेचर, और इसको ब्रैकेट में कर दो। मिश्रा लिखे। हाँ क्या है, कहाँ जाना है? चाय पियोगे? नासा लिखना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कूलिंग, हिंदी में लिखना शीतलन के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कूलिंग, शीतलन के नियमानुसार। अब कूलिंग लॉ का जो तुम लोग नियम लिखे थे, क्या लिखे थे? रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, ऐसा लिखे थे। तो टेम्परेचर डिफरेंस रेट ऑफ कूलिंग है तुम्हारे पास, और टी मीन यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस भी है। तो लिख दोगे क्या? रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग, तो यहां से रेट ऑफ कूलिंग क्या है? T2 माइनस T1 डिवाइड स्मॉल t इक्वल, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 T1 प्लस T2 डिवाइड 2 माइनस T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आएगा T2 माइनस T1 डिवाइड स्मॉल t इक्वल के T1 प्लस T2 डिवाइड 2 माइनस T।
कौन कौन क्या है ये पता है? T2 टेम्परेचर है किसका? ऑब्जेक्ट का। T1 किसका है? सराउंडिंग का। स्मॉल टी क्या है? टाइम। K क्या है? कांस्टेंट। और ये T क्या है? मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर कैसे निकालोगे? T1 प्लस T2 बाई 2 से। समझ गए या नहीं? तो ये हो गया न्यूटन का कूलिंग लॉ का डेरिवेशन। इस पर क्वेश्चन करेंगे कल।